नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी की आदिवासी प्लान की, जो फेल हो गया और उसकी एक चूक ने बड़ा खेल कर दिया। क्योंकि जिस कीर्ति कोल के जरिए सपा अपने ऊपर से दलित और आदिवासी विरोधी आरोप मिटाने चली थी, वो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जख्म बन गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी रणनीति तो बनाती रही, लेकिन ये भूल गई कि जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है उसकी उम्र 30 साल है या नहीं। क्योंकि अगर जरा सा ध्यान दिया होता तो कीर्ति कोल का पर्चा खारिज ना होता और अखिलेश यादव को इतनी किरकिरी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि सपा का शीर्ष नेतृत्व फॉर्म भरने वाले को इसका विलन बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सपा का आदिवासी प्लान फेल, एक चूक और हो गया खेल। बिना लड़े साइकिल हारी, एक विलन की गलती पड़ी भारी। जिस एमएलसी चुनाव के जरिए समाजवादी पार्टी आदिवासी मोर्चे पर भाजपा को घेरने चली थी, वो अब खुद इस लड़ाई में ऐसे घिरी कि अब उससे जवाब देते नहीं बन रहा। क्योंकि जिस पार्टी की स्थापना को 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, जिसने सूबे में 3 बार सरकार चलाई, अगर उसे ये नहीं पता कि एमएलसी चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो सवाल गंभीर हो जाता है। क्योंकि जिस कीर्ति कोल को सपा ने विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, उनकी दावेदारी पर प्रस्तावक के तौर पर 10 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर 3 बार विधायक रहे इरफान सोलंकी और मनोज पांडे समेत 10 लोग शामिल थे। लेकिन किसी ने भी कीर्ति कोल की उम्र पर ध्यान नहीं दिया। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि खुद कीर्ति कोल ने क्यों नहीं बताया कि उनकी उम्र 30 साल से कम है। क्योंकि कीर्ति कोल का नामांकन निरस्त होने से न सिर्फ भाजपा को वॉकओवर मिल गया, बल्कि सपा की रणनीति फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गई। सवाल उठ रहा है कि क्या कीर्ति कोल को इस चुनाव में उतारकर, जिसमें समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल भी नहीं था, खुद अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल कर लिया। आज अखिलेश यादव ने उन सभी प्रस्तावकों को पार्टी कार्यालय बुलाया था जो कीर्ति कोल के नामांकन में प्रस्तावक बने थे। खुद अखिलेश यादव भी प्रस्तावक थे। 2 सेट में कीर्ति कोल का नामांकन भरा गया था, जिसमें कुल 20 विधायकों के दस्तखत थे। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कीर्ति कोल उस न्यूनतम आयु सीमा को भी पूरा नहीं कर रही हैं जो विधानसभा का पर्चा भरने के लिए जरूरी है। वहीं अब इस पूरी गलती के लिए फॉर्म भरने वाले को जिम्मेदार बताया जा रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फॉर्म भरने के बाद उसे क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। देखिए, वो तो महिला जो हैं उनको जानकारी नहीं थी, और उनको जानकारी होती तो वो खुद कह देती। उनको नहीं मालूम था कि विधान परिषद में आयु सीमा न्यूनतम 30 साल है, तो उनसे तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जो फार्म भरने वाले व्यक्ति हैं उसकी रूप से जरूर गलती है। दरअसल एक गलती से सपा का आदिवासी दांव उल्टा पड़ गया है। क्योंकि सपा की कोशिश कीर्ति कोल के जरिए द्रौपदी मुर्मू के तर्ज पर आदिवासी कार्ड खेलने की थी। सपा को उम्मीद थी कि कोल बिरादरी के जरिए राष्ट्रपति चुनाव में दलित आदिवासी विरोधी होने के जो आरोप लगे थे वो खारिज हो जाएंगे। लेकिन पार्टी नेताओं की छोटी सी गलती ने अखिलेश यादव के सारे अरमानों पर पानी फेर दी। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव इतने नाराज हैं कि उन्होंने बुधवार को बुलाई बैठक में रणनीतिकारों की क्लास लगा दी। क्योंकि इस गलती ने अखिलेश यादव की न सिर्फ चौतरफा किरकिरी करा दी है, बल्कि भाजपा को निशाना साधने का मौका दे दिया है। टीम को उनकी पार्टी के चेक करना चाहिए था। क्योंकि क्लास 8वीं से ले करके जब तक बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर लेता,
सिविक्स में पढ़ाया जाता है और 8वीं हर व्यक्ति करता है। 8वीं पास बच्चे को पता होता है कि एमएलए, एमएलसी, एमपी, लोकसभा, राज्यसभा कितनी एज पर बनते हैं। ये टेक्निकल टीम से क्यों भूल हुई या कीर्ति कोल जी को देने में अपना जो भी उनका डेटा था क्या गड़बड़ी हुई, ये सब एक बड़ा विचार का जो है एक विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक महिला होने के नाते बड़ा अपमानजनक हुआ उनके साथ, पर उससे भी ज़्यादा एक पार्टी जो प्रदेश 30 साल पुरानी है, जो प्रदेश स्तर पर काम कर रही है, उसके लिए भी बड़ा दुखद है। आपको बता दें कि सपा के चुनाव प्रबंधन और रणनीतिक मानकों में गलती को लेकर पहली बार सवाल नहीं उठे। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। 2019 में मऊ विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर राय का पर्चा ए और बी औपचारिकता पूरी नहीं होने की वजह से खारिज हो गया था। बाद में सुधाकर को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। इसी उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन के इगलास से प्रत्याशी सुमन दिवाकर का पर्चा भी फॉर्म बी समय से न जमा हो पाने के कारण रद्द हो गया था। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर एक से ज्यादा प्रत्याशियों को सिंबल जारी कर दिए गए थे, जिसे संभालने के लिए बाद में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मतलब एकदम सीधा है, सपा ने अपनी पुरानी गलतियों से अभी भी बहुत कुछ नहीं सीखा है। अगर सीखा होता तो ये बड़ा ब्लंडर बिल्कुल नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो गलती तो हो गई, किरकिरी भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रस्तावक कौन कौन से थे। और ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सारा ठीकरा कीर्ति कोल पर फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने अपनी उम्र बताई ही नहीं, उनको पता नहीं था। आप देखिए, सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि खुद भी एमएलसी रह चुके हैं, वो भी नहीं पकड़ पाए गलती। रविदास मेहरोत्रा 3 बार के एमएलए हैं, गलती नहीं समझ में आई। मनोज पांडे तीसरी बार के विधायक हैं, वो भी प्रस्तावक थे। अमिताभ वाजपेयी 2 बार के एमएलए रहे। मोहम्मद हसन रूमी कानपुर कैंट से विधायक हैं, वो भी प्रस्तावक बने, उनकी नजर में भी गलती नहीं आई। राम सिंह 2 बार के एमएलए, इरफान सोलंकी 3 बार के एमएलए, विरासत भी राजनीति की रही है, पिता भी बहुत बड़े जनप्रतिनिधि थे, विधायक रहे थे। प्रदीप कुमार यादव दूसरी बार एमएलए बने, उनकी भी नजर नहीं पड़ी। प्रभु नारायण यादव 4थी बार के एमएलए बने। धर्मराज सिंह यादव 3री बार के एमएलए बने, लेकिन कोई भी उस गलती को नहीं पकड़ पाया। और इसलिए सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज प्रस्तावक बने, लेकिन ये चूक हो गई कि 30 साल की उम्र थी, 28 वाले का नामांकन करवा दिया। और ऐसे में रणनीति पर सवाल उठना निश्चित तौर से तय है। अब चलिए, अब आपको बता देते हैं कि किस पद के लिए कितनी न्यूनतम आयु है। हालांकि ये जो जानकारी है बुनियादी तौर पर नागरिक शास्त्र की जो शिक्षा होती है स्कूल स्तर से ही दे दी जाती है। ऐसे में अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी से गलती हो जाए तो फिर सवाल गंभीर हो जाता है। लेकिन चलिए बताते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 साल उम्र है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 25 वर्ष की आयु तय की गई है। लेकिन अगर विधान परिषद या राज्यसभा, यानी कि दोनों ही उच्च सदन माने जाते हैं, विधान परिषद राज्य में और केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन में जाना है, तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम। ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना है तो 21 वर्ष में ही बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं 21 साल की उम्र में ही। नगरीय निकाय के सदस्य के लिए भी 21 साल है। और नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष अगर आप बनना है आपको, तो फिर कम से कम उम्र 30 साल होनी चाहिए। और ये ऐसी जानकारी है जो सियासतदानों को तो पता ही होती है, क्योंकि उनका दिन रात का काम चुनाव लड़ना और लड़वाना है। और ऐसे दिग्गजों से अगर चूक हो जाए तो फिर सवाल क्यों नहीं उठेगा। तो ये पूरी तस्वीर है। बात उस खबर की जिसने समाजवादी खेमे में तूफान ला दिया, क्योंकि सीएम योगी और राम गोपाल यादव के बीच 2 दिन पहले 22 मिनट की मुलाकात हुई और इसको लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। क्योंकि जिस चिट्ठी का जिक्र राम गोपाल यादव ने किया था, उस पर शिवपाल यादव ने मुस्लिम मोर्चाबंदी की ऐसी चाल चली कि सपा से जवाब देते नहीं बन रहा। क्योंकि कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्ते सही हुए और अब आजम खान, नाहिद हसन और शहजुल इस्लाम का नाम लेकर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की कमजोर नस को दबा दिया है। एक ही व्यक्ति, 2 ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है उसमें, क्यों नहीं? अगर पिछड़ों की बात हो रही थी तो क्यों नहीं बाकी लोगों का नाम भी हुआ? तो भाई खाली राम गोपाल के समझिए तो नहीं न है उत्पीड़न के शिकार। मुझे लगता है कि राम गोपाल जी की कोई मुलाकात आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए। सरकार के संवैधानिक पदों में बैठे लोगों से विपक्ष के नेता अपनी बात रखते रहते। मुस्लिम घेराबंदी पर चढ़ाई, शिवपाल ने अखिलेश की कमजोर नस दबाई।
राम गोपाल यादव की मुलाकात पर सवाल, समाजवादी खेमे में बवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम गोपाल यादव की 22 मिनट की मुलाकात ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस मुलाकात को समाजवादी पार्टी शिष्टाचार भेंट बता रही, उस पर शिवपाल यादव ने ऐसा मोर्चा खोला कि सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के साथ मुलाकात के बाद राम गोपाल यादव की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके परिजनों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग की गई थी। अब इस चिट्ठी को ट्वीट करते हुए शिवपाल यादव ने निशाना साधा, जिसमें लिखा था, न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है? आखिर क्यों ये लड़ाई आजम खान, नाहिद हसन, शहजील इस्लाम और दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं लड़ी गई? अब शिवपाल यादव के इसी ट्वीट के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे तीखा हमला ओम प्रकाश राजभर ने किया। आदरणीय चाचा जी ने, शिवपाल जी ने काफ़ी सारी चीज़ें बातें बोल दी हैं और काफ़ी सारी व्याख्या कर दी है, उनका पत्र उजागर कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी है और देश की जनता बहुत स्मार्ट है कि एक ही व्यक्ति, दो ही व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है उसमें। क्यों नहीं, अगर पिछड़ों की बात हो रही थी तो क्यों नहीं बाकी लोगों का नाम भी हुआ? और भी बहुत सारे ऐसे यादव समुदाय के भी लोग हैं जिन्हें इनोसेंटली फंसाया जा रहा है। तो चिट्ठी जो माननीय राम गोपाल जी ने मुख्यमंत्री को दिया, तो उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भूमाफिया की पैरवी करने माननीय राम गोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली राम गोपाल के समधिए तो नहीं है उत्पीड़न के शिकार। वहीं चौतरफा हमले होने के बाद समाजवादी पार्टी ने सफाई भी दी। जिस दिन लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न छुपा सकता है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरोध कर सकते। तो जब कोई अन्याय अत्याचार चल रहा होता है, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी तय करती है कि आज हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि राम गोपाल जी की कोई मुलाकात आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए। सरकार के संवैधानिक पदों में बैठे लोगों से विपक्ष के नेता अपनी बात रखते रहते हैं। पूरे प्रदेश भर में उत्पीड़न हो रहा है। सपा के कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश में सरकार जो है जुल्म अन्याय करने का काम कर रही है और हम लोग लगातार हर स्तर के ऊपर सरकार का सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। दरअसल राम गोपाल यादव की मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया था, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि मुस्लिमों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उसको लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन जब राम गोपाल यादव की चिट्ठी सामने आई तो सारी बात सामने आ गई और शिवपाल यादव ने उसे लेकर ही समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर निशाना साधा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शिवपाल ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हो, क्योंकि जब से शिवपाल यादव ने सपा से किनारा किया है, वो समय समय पर निशाना साधते रहे हैं। पर इस बार शिवपाल ने अखिलेश की कमजोर नस को दबा दिया है, क्योंकि जो मुलाकात राम गोपाल यादव ने रामेश्वर यादव और उनके परिवार को लेकर की, वो मुलाकात आजम खान, नाहिद हसन और शहजील इस्लाम को लेकर क्यों नहीं की? मतलब शिवपाल ने मुस्लिम नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्ते ठीक हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सम्मानजनक विदाई अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही चिट्ठी सार्वजनिक करके दी थी शिवपाल यादव को, और अब जब मौका आया है तो शिवपाल यादव ने भी कमजोर नस दबा दी है अखिलेश यादव की। मुस्लिम मोर्चे पर घेरेबंदी कर ली, क्योंकि राम गोपाल यादव पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने, तमाम सवाल उठे, बचाव किया गया। और बचाव जब किया गया तो शिवपाल ने सवाल पूछ लिया कि आखिर आजम खान जब विधायक रहते हुए सपा के 27 महीने जेल में रहे, तब राम गोपाल यादव क्यों नहीं मिलने गए मुख्यमंत्री से? नाहिद हसन विधायक सपा के 15 जनवरी 2022 से जेल में बंद हैं, आखिर उनके लिए राम गोपाल यादव क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री मिलने? और शहजील इस्लाम जो सपा के विधायक हैं, पेट्रोल पंप पर उनके बुलडोजर चल गया, तब आखिर राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं गए?
और सुभाषपा ने तो सवाल ये भी उठा दिया है कि क्या केवल अपनों के लिए रामगोपाल जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो मुस्लिम मोर्चे पर मोर्चाबंदी है, घेराबंदी है, वो शिवपाल यादव ने 3 बड़े मुस्लिम चेहरों का नाम लेके कर दी है कि अगर इतनी ही चिंता समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की है तो रामगोपाल यादव आजम खान, नाहिद हसन और शहजुल इस्लाम के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। जब उनके अपने पर आ गई तो मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। और ये ऐसा सवाल है जिस पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बुरी तरीके से असहज नजर आ रहे हैं, क्योंकि केवल शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि केशव देव मौर्य और सुभाषपा अध्यक्ष ने भी सवाल उठा दिया। सुभाषपा अध्यक्ष तो सीधे तौर पर रामगोपाल यादव पर व्यक्तिगत आरोप के साथ आ गए हैं और वो कहते हैं कि चिंता केवल अपने समधी की क्यों हो रही है। अब बात भविष्य के अफसरों के साथ खिलवाड़ की, क्योंकि इस वक्त यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएस के रिजल्ट को रद्द कर दिया, क्योंकि एग्जाम लेते वक्त लोक सेवा आयोग ने 5% पूर्व सैनिकों का आरक्षण नहीं दिया। और बात कोर्ट में गई तो बड़ी चूक सामने आई और अब लोक सेवा आयोग की गलती का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। भविष्य के अफसरों के साथ खिलवाड़, सारे नियम तार तार, पुरानी गलतियों से नहीं ली सीख, सिस्टम फिर साबित हुआ लीक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे को रद्द कर दिया है, जिससे लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि गलती लोक सेवा आयोग करता है और भुगतना अभ्यर्थियों को पड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया है कि वो नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को जारी करे। ये फैसला तब आया है जब पीसीएस 2021 की भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू आखिरी दौर में हैं। 2 दिनों में ये इंटरव्यू खत्म हो जाने थे और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 1 से 2 हफ्तों में अंतिम नतीजे जारी कर दिए जाएंगे, यानी बड़ी संख्या में लोग एसडीएम बन जाते, डिप्टी एसपी बन जाते, तमाम दूसरे पदों पर उनकी नियुक्ति हो जाती। हाईकोर्ट को यह दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए पूर्व सैनिकों के लिए 5% सीटें आरक्षित नहीं की थी। दरअसल 2021 की यूपी पीसीएस परीक्षा में पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देना था, लेकिन बिना आरक्षण दिए ही परीक्षा करा ली गई और जब बात अदालत में गई तो इसमें बड़ी चूक पाई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएस परीक्षा के रिजल्ट को रद्द कर दिया। जी, निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग की गलती का खामियाजा आज बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है। जब आयोग की जो कमियां हैं, कई बार होता है कि गलत प्रश्नों की वजह से लड़के कोर्ट चले जाते हैं और रिजल्ट आने में विलम्ब होता है। इस बार ऐसा हुआ कि आरक्षण के सवाल को लेकर के, जबकि आरक्षण को सही तरीके से लागू करना ये आयोग में बैठे हुए जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। अब हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देने और नए सिरे से परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। मतलब अब फिर से एग्जाम होगा, फिर एक बार नतीजे आएंगे और एक बार फिर इंटरव्यू होगा और 1 महीने के अंदर में परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करना होगा। यह अत्यंत दुखद है कि आयोग में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों की लापरवाही का, उनकी गलतियों का खामियाजा ऐसे प्रतियोगी छात्रों को भुगतना पड़ता है जो इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश ऐसे समय पर आया है जब पीसीएस 2021 के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, जो 5 अगस्त तक पूरी होनी थी और 10 दिन बाद नतीजे आने थे, लेकिन उससे पहले ही इसे रद्द कर दिया गया। वहीं पूरे प्रकरण में लोक सेवा विभाग की बड़ी गलती सामने आई है, क्योंकि अगर समय पर पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया होता तो आज प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़ ना होता। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब लोक सेवा विभाग की तरफ से ये गलती हुई है, वो ये गलतियां पहले भी कर चुका है और हर बार खामियाजा हजारों लाखों अभ्यर्थियों को
भुगतना पड़ता है। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। बात बारिश की जो पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत बन गई है, क्योंकि पहाड़ पर भूस्खलन हो रहा है। लेकिन आज सबसे खतरनाक तस्वीर कानपुर से आई है, जहां कार तैरने लगी तो नगर निगम की पोल खुल गई, क्योंकि जिन सड़कों पर कार चलती थी वहां कार अब तैर रही। पहाड़ों की चित्कार, सड़कों पर बहने लगी कार। आसमान से आई तबाही, तस्वीरों में दर्ज हुई गवाही। मॉनसून आया है, लेकिन साथ में आफत लाया है, क्योंकि जिस कानपुर की गिनती उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी वाले शहरों में सबसे ऊपर की पंक्ति में होती थी, उसकी सूरत एक दिन की बारिश ने बिगाड़ दी है। हालात ये है कि जिन सड़कों पर कार चला करती थी, वहां आज कार बह रही है, जैसे मानो कार ना हो, कोई पानी का जहाज हो। जरा गिनिए और गिनते जाइए, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन पानी में फंसी कार खत्म नहीं होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।